जी लोटस क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, एनपीवी कैलकुलेट की थी। एक और क्वेश्चन हमें अच्छा सा मिलेगा। स्प्रिंग 2017 का मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड MTL, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ओके क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एनपीवी के। जो इजी क्वेश्चन है वो आप लोगों को दे दूंगा करने के लिए। कल कोई 2 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, इजी थे वो। पहले वाला मुश्किल था, सॉल्यूशन से देख के भी समझ नहीं आई। हाँ, सॉल्यूशन आपको दिए मैं, वो जो मैंने सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की है उसके अंदर सॉल्यूशंस हैं। वैसे भी एक आध दिन में बुक हमारी आने वाली है, उम्मीद है आजकल में प्रिंट होके आ जाएगी। जी एक क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, स्प्रिंग 2017 से मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। एक और औखा क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी मिस्टेक की थी अटेम्प्ट करते हुए। करना क्या आपको, एडवाइज वेदर MTL शुड एक्सेप्ट BCS प्रपोजल। MTL को आपने एडवाइज करना है कि वो BCS की प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे। कैसे देखेंगे, अगर अंदर डिस्काउंट फैक्टर, इनफ्लोज आउटफ्लोज की बातें दी हुई हैं तो एनपीवी की बेस पर ट्राई करेंगे ज़रा क्वेश्चन को से, देखें क्या इनफ्लोज हैं क्या आउटफ्लोज हैं, फिर अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश कर लें।
टैक्स कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन यूज़ करनी है। जी, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड MTL इज़ कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्राम बुराक कैब सर्विसेज BCS। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को बुराक कैब सर्विसेज से एक प्रपोजल मिली, बुराक लाइक उबर करीम। एज पर द प्रपोजल MTL वुड प्रोवाइड ब्रांडेड कार्स टू BCS। मीन MTL कारें देगी किसको? BCS। BCS क्या है? उबर करीम। मीन वो क्या करेंगे? कारें चलाएंगे। क्या कहला? अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, BCS वुड पे रेंट ऑफ ₹1.8 मिलियन पर एनम पर कार टू MTL। हम कौन है, MTL या BCS? MTL को हमने एडवाइस करनी है, तो MTL के लिए ये रेंट इनकम होगी 1.8 मिलियन पर एनम। क्या ख्याल है? हर साल देखना है, इन्फ्लेशन होगा तो वो फिर अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज यही रेंट इनकम रहेगी। इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? इनफ्लो। द कार वुड ऑपरेट ऑन अ 24 आवर बेसिस। द पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ ईयर। और कार 24 घंटे चलेगी। कौन चलाएगा? ड्राइवर। कितने ड्राइवर चलाएंगे कार को? तीन शिफ्ट लगेंगी। क्यों? इंसान जो है, इंसान मैक्सिमम 8 घंटे ही अच्छा काम कर सकते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा इंसान नहीं खोते काम करते हैं। ठीक हो गया? 12 घंटे 2 ड्राइवरों पे नहीं, 24 घंटे चलनी है, जिसमें 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों से ड्राइवर चलाएंगे। क्यों? इंसान है। क्या कह रहा है? इंसान 8 घंटे ही मैक्सिमम काम कर सकता है। अगर अच्छा काम, अगर काम करना हो तो मैक्सिमम एक दिन में 8 घंटे ही कर सकता है। इससे ज़्यादा औखा हो जाता है, सेहत अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपकी जॉब टाइमिंग जो है वो सेट किए जाते हैं 8 आवर्स की शिफ्ट के ऊपर। क्या ख्याल है? 8 to 4 होगा या 9 to 5 होगा या 10 to 6 होगा। ठीक हो गया? 8 घंटे इंसान काम करते हैं। एक रिसर्च हुई कुछ देर अर्सा पहले कि ये जो इंसान की सोचने वाली, डिसीजन मेकिंग वाली एबिलिटीज़ है ना, ये अच्छी काम करती हैं ज़ोहर टाइम तक, मीन 1:30-2 बजे तक। 1:30-2 बजे के बाद आपकी ये जो डिसीजन मेकिंग वाली एबिलिटीज़ हैं ये वीक हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको कोई डिसीजन लेने हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए मॉर्निंग आवर्स में लेने चाहिए रादर दैन लेट आवर्स में। पेपर कितने डिसाइड करने हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए, ये डिसीजन कब लेना है? 2 बजे के बाद नहीं, छोड़ देना, कल देखेंगे। कल सुबह फ्रेश माइंड के साथ उठ के फिर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन अच्छा होगा। इसके बाद वाले 2 बजे के बाद वाले डिसीजन अच्छे नहीं होते, ज़्यादातर वो फेल डिसीजन होते हैं। क्यों? उसके बाद आपकी ये एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो हैं ये वीक हो जाती हैं। रिसर्च हुई है इस चीज़ के ऊपर। खैर, हम क्या बात कर रहे हैं, कारें जो हम देंगे BCS को, उसके अगेंस्ट 1.8 मिलियन पर एनम हमें रेंट मिलेगा और 24 आवर बेसिस पे चलेंगी। द पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ ईयर। मीन ईयर 1 की ईयर 1 में, 2 की 2 में, 3 की 3 में, 4 की 4 में। अब कितने साल अभी तक नहीं हमें पता, हमें नहीं पता अभी तक। Cost of the driver and maintenance cost of the car would initially be paid by BCS but would be adjusted against car rentals payable to MTL at the end of each year। कंपनी की कारों की जो मेंटेनेंस है और जो ड्राइवर चलाएगा उसकी कॉस्ट भी कौन बेयर करेगा? MTL ही इनडायरेक्टली। मीन BCS पे करेगी लेकिन एडजस्ट होगी किसके साथ? आपके रेंट के साथ। मीन वो 1.8 मिलियन का एनुअल रेंट लेने के साथ हमें ये खर्चा ड्राइवर का भी बेयर करना पड़ेगा। क्या कहला है?
और साथ हमें मेंटेनेंस का भी खर्चा बेयर करना पड़ेगा। मीनिंग क्या होंगे हमारे कैश आउटफ्लो। मीन इस पॉइंट से थोड़ा सा औखा सा क्वेश्चन था कि बियर तो BCS कर रही है, कारें चलानी BCS ने, ड्राइवर उन्होंने रखने हैं, कारों की मेंटेनेंस भी फिर उन्होंने ही करनी है, लेकिन ये खर्चे होंगे किसके, BCS के नहीं, MTL की पॉकेट से। तो आपका 1.8 मिलियन का जो रेवेन्यू मिलना है आपको रेंटल, उसके अगेंस्ट ये खर्चे भी आपके होंगे। क्यों? आपके उस रेंट में एडजस्ट होंगे। एडजस्ट होने का मतलब क्या, ये खर्चा आपका है। ये बात समझ आती? ईजी नहीं, थोड़ा औखा क्वेश्चन है। सो MTL वुड प्रोवाइड अ स्मार्ट मोबाइल टू ईच ड्राइवर, और आप क्या करोगे, हर ड्राइवर को मोबाइल भी दोगे। कौन? MTL। कब दोगे ये मोबाइल? स्टार्ट ऑफ द ईयर। इन्वेस्टमेंट है या खर्चा है? ये इन्वेस्टमेंट है या खर्चा है? खर्चा है। कितने आप दोगे? एक कार के अगेंस्ट 3 दोगे। अगर 8 आवर्स की शिफ्ट है, हो सकता है वो नीचे कह दे नहीं 12 आवर की शिफ्ट है, खोते हमने लिए हैं, ड्राइवर इंसान नहीं थे, तो फिर 2 मोबाइल होंगे। क्या ख्याल है? क्यों? हर ड्राइवर को सेपरेट देना पड़ेगा। और ईयर 0 में ये खर्चा करेंगे तो फिर जाके वो ईयर 1 में काम करके ईयर 1 पे आपको कुछ बेनिफिट देंगे ना। क्या ख्याल है? ओके। MTL हैज़ एस्टिमेटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कार विद BCS। कुछ और भी कॉस्ट है। कार परचेज प्राइस, एक कार की परचेज प्राइस कितनी है? 2 मिलियन, जिसके अगेंस्ट आपको 1.8 मिलियन का जो है वो क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। क्या ख्याल है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिजुअल वैल्यू ऑफ द कार इज 4 ईयर्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है और रेजिजुअल वैल्यू 0.75 मिलियन रिस्पेक्टिवली है। इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट ने क्या किया? झट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी। लेकिन नहीं, वो तो टैक्स होगा तो कैलकुलेट करनी, वरना नहीं। और अभी उसने ये नहीं कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे मेथड ना बताया जाए तो इतने पॉइंट से फिर हम एज्यूम कर लेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए झट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, नीचे देखना है। हो सकता है उसने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बताया हो, क्या ख्याल है, कोई रेट दिया हो डेप्रिसिएशन का। सो 4 साल की लाइफ है कार की और 0.75 मिलियन रेजिजुअल वैल्यू भी है। कार रजिस्ट्रेशन फी 35,000 वन टाइम पेमेंट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कार। इसको भी कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे ना। क्या ख्याल है? दिस मीन हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2 मिलियन की नहीं है, 2035,000 की। क्या ख्याल है? 2035,000 की हमें मिला के ये हमारी कंप्लीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, जिसकी रेजिजुअल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 0.75 मिलियन, मीन 750,000। क्या ख्याल है? मोबाइल फ़ोन प्राइस पर सेट 15,000 टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज, और जिस साल में परचेज हुआ है सिर्फ उसी साल में चार्ज होगा। तो कहाँ पे परचेज़ किया आपने? ईयर 0 में, ईयर 1 के स्टार्ट में। दोगे ड्राइवर तो फिर ही चलेंगे ना, ईयर 1 का रेवेन्यू आपको जनरेट करके देंगे। क्या ख्याल है? 15,000, अब देखना है कितने ड्राइवर हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय उतने कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000, गाड़ियों की इंश्योरेंस जो MTL ने ही बेयर करनी है। 15,000 टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, मीन ईयर 1 की इंश्योरेंस आप कब पे करोगे? ईयर 0 में। क्या ख्याल है? ईयर 2 की ईयर 1 में, 3 की 2 में, 4 की 3 में। 4 में क्या आएगी कोई इंश्योरेंस? नहीं। क्या ख्याल है? इनके साथ एक वर्ड लिख लें, मोबाइल और इंश्योरेंस के साथ एडवांस एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस हैं जिस साल के आप इनकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे करोगे? उस साल के स्टार्ट में, मीन ये एडवांस एक्सपेंस है। To be paid at the beginning of each year, it would reduce by rupees 5,000 each year due to decrease in WDV of the car. इंश्योरेंस 50,000 है लेकिन हर साल रिड्यूस भी होगी 5,000 से,
क्यों? कार की WDV डिक्रीज़ हो जाएगी इस वजह से, मीन उसकी वैल्यू कम होगी तो इस वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो ईयर 1 की 50,000 ईयर 0 में लिखेंगे, ईयर 2 की 45,000 कहाँ पे? ईयर 1 में, ईयर 3 की 40,000 ईयर 2 में, और ईयर 4 की 35,000 ईयर 3 में लिखी जाएगी। ईयर 4 में कोई इंश्योरेंस नहीं आएगी, क्यों? उसकी आपने ईयर 3 में एडवांस लिख दी। ये बात समझ आती? एनुअल सैलरीज पर ड्राइवर 300,000 वुड वर्क इन 8 आवर शिफ्ट, और इंसान ही है, जिसमें 3 ड्राइवर होंगे, 3 ही मोबाइल भी होंगे, तो मोबाइल 15,000 इंटू 3 45,000 आएगी कॉस्ट उसकी ईयर 0 में एडवांस। और सैलरी जो है वो 300,000 इंटू 3 करोगे तो 900,000 जो है वो एवरी ईयर ये कॉस्ट आएगी। क्या ख्याल है? एवरी ईयर ये कॉस्ट आएगी। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 60,000 किसकी? गाड़ी की, ये भी खर्चा है। क्या ख्याल है? ड्यू टू एजिंग ऑफ कार, मीन जैसे जैसे कार यूज़ होती चली जाएगी, पुरानी होती चली जाएगी, कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। इन्फ्लेशन है ये? नहीं, ये तो गाड़ी के चलने की सूरत में वो पुरानी होगी, चलने नहीं बल्कि वाहने की सूरत में ये पुरानी होगी। क्यों? ड्राइवर जिसकी गाड़ी अपनी नहीं होती वो चलाते नहीं, उसे वाहते हैं। क्या कहला? तो ड्राइवर इसे जब वाहेंगे, मीन बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे, तो सूरत में वो बहुत पुरानी होती चली जाएगी, मीन इधर ठुकेगी उधर ठुकेगी, तो उनकी मेंटेनेंस एवरी ईयर फिर 10% से इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो ईयर 1 की मेंटेनेंस 60,000 होगी, ईयर 2 की इंटू 1.10, 3 की 2 का इंटू 1.10, 4 की 3 का इंटू 1.10। क्या ख्याल है? ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये इन्फ्लेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती चली जाएगी तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करेगी, गाड़ी के फ़िल्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। मीन पहले अगर आप जो है वो 3 माह बाद चेंज करते तो अब हो सकता है एवरी मंथ चेंज करना पड़ा करेगा। क्या ख्याल है? पेट्रोल ज़्यादा पिएगी तो ये मेंटेनेंस है, ठुकेगी ज़्यादा तो उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होगी। ट्यूनिंग उसकी जो है वो 3 माह बाद नहीं, हर महीने चाहिए होगी, वरना वो शायद चलेगी नहीं। क्या ख्याल है? तो ये इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ नहीं, यहाँ पे एजिंग की वजह से, पुरानी होने की वजह से उसकी रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए। क्या ख्याल है? ये भी खर्चा है, एवरी ईयर आएगा, पहले साल में 60, दूसरे में 10% इंक्रीज़, तीसरे में और चौथे में इंक्रीज़ करके। Additional information, the car would be depreciated at the rate of 25% under the reducing balance method. डेप्रिसिएशन भी है 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली। किस पे चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन सर? किस पे चार्ज करोगे? 2035 पे। क्यों? दोनों कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर रहे हो कार की, तो दोनों पे चार्ज करोगे, सिर्फ 2 मिलियन पे नहीं। क्यों? जो 35,000 है रजिस्ट्रेशन वो भी आपने कैपिटलाइज करना है जी। टैक्स डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस। Applicable tax rate is 30% and the tax is payable in the year in which the liability arise. इन हर साल का टैक्स भी कैलकुलेट किया जाएगा और उसी साल में पे किया जाएगा। दिस मीन डेप्रिसिएशन को आप यूज़ करोगे। क्या ख्याल है? अगर टैक्स ना कैलकुलेट करना होता तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करते? इग्नोर। लेकिन आप यूज़ करोगे, टैक्स कैलकुलेट करके उसे ऐड बैक करोगे। नॉन कैश आइटम है, एज ए कैश फ्लो हमने एनपीवी में नहीं लेना होता। ओके, इन्फ्लेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5% पर एनम। ओहो, इन्फ्लेशन भी है 5% से। किस चीज़ पे, किस किस चीज़ पे ये 5% अप्लाई होगा? प्लीज़ मुझे ये बता दें। रेंट पे अप्लाई होगा, रेंट पे अप्लाई होगा। क्या ख्याल है? उसके बाद अगर आप देखें तो आपका ये जो सैलरी है इस पर भी अप्लाई होगा, मेंटेनेंस भी अप्लाई होगा। मीन 1.10 अलहदा से और साथ ही 1.05 अलहदा से मल्टीप्लाई होगा मेंटेनेंस में। इंश्योरेंस पे भी अप्लाई होगा। नहीं, इंश्योरेंस पे नहीं, इंश्योरेंस आपकी फ़िक्स होती है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपकी फ़िक्स हो जाती है कि आपने कितना प्रीमियम पे करना है और उसमें ऑलरेडी वो इन्फ्लेशन को काउंट फॉर करके आपको वैल्यू बताते हैं, तो इसलिए उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया? MTL कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 12% पर एनम। तो आपने बताना है कि MTL को BCS की ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आगे क्वेश्चन में
हमने चूँकि टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसलिए प्रॉफिट की तरफ हम जाएंगे, और प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस तो 4 साल हैं, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। रेंट की बात अगर हम करें, एनुअल रेंट आपका कितना? 1.8 मिलियन। फिगर्स इन थाउजेंड ले लो, रुपीज़ इन थाउजेंड ले लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 1800 बन जाएगा कि 18,000 बनेगा? 1800 बनेगा। 1.8 आगे 3 ज़ीरो और होंगी जो आपने ओमिट की हैं। क्या कहला है? और इस पे आपने इन्फ्लेशन भी चार्ज करना है इंटू 1.05 से 1890। नेक्स्ट 1985 कह रहा है, 2084। ठीक हो गया। अब आगे हम ख़र्चों की तरफ। ख़र्चों में एक तो हमारा ख़र्चा है जी मोबाइल का, जो एक ही दफ़ा होना है कितने का? 45 का। क्यों? 3 मोबाइल है ना। क्या कहला है? लिख दो 15 × 3। ख़र्चा हमारा एक है ड्राइवर की सैलरी का, और एक ख़र्चा है हमारा इंश्योरेंस का। क्या कहला है? सो ड्राइवर सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी जो है वो 3 × 3 करना आपने। क्या कहला है? तो पहली सैलरी कितनी होगी? 900,000 कि 900 ही। दूसरी इंक्रीज़ करो 5% से 945। तीसरी इसको इंक्रीज़ करो 1.05 से 992। इसको फिर इंटू 1.05 करो 1042। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 50 इधर है। उसके बाद एवरी ईयर 5 से कम होगी, 5 से कम होगी, 5 से कम होगी। क्या इधर कोई आएगी? नहीं, वही तो आपने एडवांस में पे किया। क्या ख्याल है? उसके बाद मेंटेनेंस, जिसको आपने इंटू 1.101 करना है और इंटू 1.051 करना है। और पहली कितनी है? 60,000, 69 नेक्स्ट, 80 नेक्स्ट, 92। उसके बाद आ गया डेप्रिसिएशन, और उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी। क्या कह रहा है? इधर कैलकुलेशन कर लूँ मैं डेप्रिसिएशन की। वर्किंग 1 डेप्रिसिएशन। सो सर कॉस्ट है आपकी कितनी? 2000 प्लस 35 मीन 2035,000। ऐसी है। ईयर 1 की आपकी जो डेप्रिसिएशन है सर वो 2035 इंटू 25%। 509 माइनस किया तो आपके पास WDV आ गई कितनी? 1526। तो ईयर 2 की आप चार्ज करोगे सर 1526 इंटू 25%, 380। $382 डेप्रिसिएशन आ रही है। ऊपर वाली ठीक है? नहीं ठीक। 50, ये 509 ठीक हो गया। चलें जी, ये माइनस किया तुम्हारे पास WDV आ गई कितनी? 170 1144। ईयर 3 की हम चार्ज करेंगे जी 1144 इंटू 25%, 286 माइनस किया तो WDV आ गई
858 और ईयर 4 के लिए क्या करेंगे, 858 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% से 215, ये माइनस किया तुम्हारे पास WDV आ गई कितनी 643, 644, 643, 644, 44 कर लूँ। उसने कहा कि इस एसेट की कुछ रेजिजुअल वैल्यू भी है 750। रेजिजुअल वैल्यू का मतलब क्या है, कितने पे ये एंड ऑफ लाइफ सेल होगा, क्या ख्याल है। और जब सेल होगा तो आपको गेन देगा या लॉस देगा। पड़ा इतने का है, बिक इतने का रहा है, तो आपको गेन दे रहा है या लॉस दे रहा है, गेन दे रहा है। सर कितने का गेन दे रहा है, 106 का आपको गेन दे रहा है। ये गेन भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ये भी आता है। कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, तो इसको भी हम लिखेंगे और बाद में इसको भी एड बैक मीन एडजस्ट करेंगे। ये बात समझ आती, क्यों एसेट की सिर्फ डेप्रिसिएशन ही नहीं है, उसके बाद रेजिजुअल वैल्यू भी दी गई है। और रेजिजुअल वैल्यू का मतलब क्या है, कितने पे बिकेगा। अगर इतने पे बिकेगा तो आपने देखना है कि उसके बाद आपको क्या गेन या लॉस दे रहा है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त टैक्स में आपने वो गेन या लॉस भी इनकॉर्पोरेट करना है। क्या ख्याल है जी। डेप्रिसिएशन कहाँ से हमने निकाली जी, वर्किंग वन से। पहले साल की डेप्रिसिएशन है कितनी 509, दूसरे साल की 382, तीसरे साल की 286, चौथे साल की 215 और साथ क्या है कोई गेन ऑन डिस्पोजल, ये भी वर्किंग वन से आपने निकाला। सर कितना 106। इनफ्लो लिखूंगा या आउटफ्लो लिखूंगा, इनफ्लो लिखूंगा। अब कोई खर्चा रह गया हो, नहीं रह गया, क्या करो यहाँ पे एक लाइन लगाओ नीचे और टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लो। तो उसमें शायद टैक्स भी नहीं निकाला था जहाँ पे रेजिजुअल वैल्यू होती थी। जहाँ पे टैक्स निकालते थे वहाँ रेजिजुअल वैल्यू नहीं दी होती थी। क्या ख्याल है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए, कोई टैक्स वाला कैलकुलेशन क्वेश्चन था तो उसके अंदर रेजिजुअल वैल्यू नहीं थी। क्या ख्याल है, कहीं पर रेजिजुअल वैल्यू थी तो वहाँ पे टैक्स नहीं था। आज वाले क्वेश्चन में टैक्स भी है और रेजिजुअल वैल्यू भी है। तो फिर हमने देखना है रेजिजुअल वैल्यू इतने पे सेल होगा एसेट, तो फिर गेन या लॉस क्या होगा वो भी आपने एडजस्ट करना है। सीख रहे हैं, हर क्वेश्चन से कुछ नया सीख रहे हैं जी। प्रॉफिट देखिएगा, ये आ गया 95 नेगेटिव, 96, 286, 454, 592, 841। और क्या करेंगे जी, टैक्स हमने कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 30%। सर नेगेटिव फिगर पे भी टैक्स कैलकुलेट करोगे, ये फिगर कहाँ की हैं, ईयर 1 की है। मीन आप ईयर 0 का सेपरेट टैक्स करोगे, ईयर 1 का सेपरेट टैक्स करोगे। ईयर 0 है क्या, ईयर 1 नहीं है। नेट ऑफ करेंगे कैसे, मतलब ये फिगर उठा के हम यहाँ पे ला के फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये ईयर 1 की फिगर है ना, तो ईयर 1 का जब आपने टैक्स कैलकुलेट करना है बेस ऑन दीज फिगर्स, तो उसके अंदर ये भी आना चाहिए ना। लेकिन फिर ये फिगर तो ईयर 1 की नहीं है, इसको तो ईयर 2 में यूज़ करना है टैक्स कैलकुलेट करते वक्त, क्यों ये है ईयर 2 का खर्चा। क्या ख्याल है, ये फिगर्स कहाँ की हैं, ईयर 1 की। ये फिगर कहाँ की है, ईयर 1 की। क्या ख्याल है, तो जब टैक्स कैलकुलेट ईयर 1 का करना है तो इस फिगर को कहाँ पे आपने इनकॉर्पोरेट करना है,
ईयर 1 की कैलकुलेशन में ना। क्या ख्याल है अगर इस पे यूँ नेगेटिव पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे और फिर ईयर 1 का टैक्स में दोनों को ऐड करोगे, उसके अंदर फिर ये फिगर ईयर 2 की आ गई। ये ईयर 2 का है ना, ये ईयर 1 का है, इंश्योरेंस एडवांस में दे दिया, लेकिन है कहाँ का, ईयर 1 का। तो जब ईयर 1 का टैक्स कैलकुलेट करना है तो ये खर्चा ईयर 1 के खर्चों में आना चाहिए। ये खर्चा कहाँ का है, ईयर 2 का। और जब आपने टैक्स ईयर 2 का कैलकुलेट करना है तो ये खर्चा ईयर 2 के खर्चों में आना चाहिए, अदरवाइज ईयर 2 का टैक्स सही कैलकुलेट ही नहीं होगा। FBR वालों के पास लेके जाओगे, चपेड़ मार देंगे, वो कहेंगे क्या इस साल का इतना खर्चा ये था आपका जो आपने लिखा है। क्यों, आप अगर ईयर 2 का टैक्स इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे, क्या ख्याल है 40 का खर्चा लिखा, जबकि है कितना ईयर 2 का 45। क्या ख्याल है? नहीं सर, नहीं सर, सर ये ज़ीरो, ईयर 0 का आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, ईयर 0 और ईयर 1 में डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही साल है, क्या उसके 2 टैक्स कैलकुलेट करोगे? क्या 2 पे करोगे? वो नेगेटिव टैक्स, नेगेटिव पे तो टैक्स होता ही नहीं बल्कि टैक्स रिबेट होता है। इसके नीचे एक नोट लिखें, बल्कि नेक्स्ट पेज पे एक नोट लिखें सर, नेक्स्ट पेज पे एक नोट लिखें, इन केस ऑफ एडवांस एक्सपेंसेस, in case of advance expenses we need to perform tax working separately. We need to perform tax working separately and calculate NPV based on that separate working, based on that separate working मीन जहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कोई एडवांस टैक्स का जिक्र आ गया तो वहाँ पे हम टैक्स इसी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, टैक्स के लिए हमें सेपरेट वर्किंग करना पड़ेगी और वहाँ से फिगर उठा के हम ईयर 1, 2, 3, 4 का टैक्स लिख देंगे। ठीक हो गया। अब वो सेपरेट वर्किंग के लिए हम आगे वर्किंग में, वर्किंग 2 टैक्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ठीक हो गया। अब हर साल का खर्चा उसी साल में लिखना है ताकि हम टैक्स कैलकुलेट कर सकें। उसमें उस साल में नहीं लिखेंगे, क्यों, उसमें हम उसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हर साल का खर्चा उसी साल में इनकॉर्पोरेट करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास सर क्या है जी, रेंट है कितना 1800, 1890, 1985 और 2084। सर वो कैसे हर साल में आप एडजस्टमेंट करते रहोगे, वो शो कैसे करोगे कि टैक्स आपने कैसे कैलकुलेट किया है, उसकी वर्किंग कैसे। एक मुझे यहाँ पे दें, फिर अभी ये मसला आपका क्लियर हो जाएगा। हर साल का खर्चा उस साल में लिख के देखो कितना प्रॉफिट आता है और टैक्स कैलकुलेट करके सिर्फ वहाँ पे वर्किंग 2 से मेंशन कर दो। अब रेंट के बाद क्या है जी हमारे पास, मोबाइल ईयर 1 का खर्चा है ना, ये पहले साल में देना है तो कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, सैलरी कितनी 900 ईयर 1 की, 945 ईयर 2 की, 992 ईयर 3 की, 1042 ईयर 3 की। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, इंश्योरेंस 50 इसकी, 45 इसकी, 40 इसकी और 35 इसकी, मीन हर साल की इंश्योरेंस उसी साल में आ गई। अब हम एडवांस नहीं लिख रहे, क्या कहना है, ताकि टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हम हर साल का खर्चा उसी साल में ले के कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, मेंटेनेंस कितनी सर, 60, 69, 80, 92। उसके बाद है जी हमारे पास क्या, डेप्रिसिएशन
509, 382, 286, 215 और उसके बाद हमारे पास है जी गेन और वो कितना है 106 पॉजिटिव। अब आप यहाँ से निकालोगे टैक्सेबल प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट निकला था वो टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं था, मीन उस साल का टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं था। क्यों? उस साल का टैक्सेबल प्रॉफिट लेने के लिए हमें उस साल के खर्चे उसी साल में लेने हैं। उसमें क्या हो रहा था, ये एक खर्चा नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे आ रहा था, ये भी नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, ये भी नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। देखा है, इसका अपना क्या है, ये बात समझ आती। अब टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के दो मुझे। 236, 449, 587 फिगर दे दो, मर जाओ भाई, क्या हो गया? $806 मतलब ये सारी फिगर्स निकालने का ठेका हम इसने लिया हुआ है सबका। हाँ जी, टैक्स अब निकालोगे क्या? एट द रेट ऑफ 30%। 70.8, 79 कर लूँ, क्या ख्याल है? 135, ये 70.8 था या 78.8 था? 70.8, 71 करूँगा ना, दिमाग तो खोल के बैठो। 176, 242, एक दफ़ा और चेक कर लें बाकी सब भी। 71, 136, 176, 242। अब यहाँ से टैक्स की फ़िगर उठाओ और यहाँ पे लिख दो कहाँ से ली हमने। वर्किंग 2 से ली हैं, इन प्रॉफिट से हमने ये नहीं लिखी। क्यों? इन प्रॉफिट से निकालते तो गलत निकलनी थी, क्योंकि हर साल में उसका ख़र्चा जो है वो नहीं लिखा हुआ। उसके लिए हमें या तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, ये फिगर दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगी टैक्स के लिए। कैसे? इसमें 45 को ऐड करके 50 को माइनस करके फिर ये 45 अलहदा से ऐड करना था, फिर टैक्स कैलकुलेट करना था। तो वो टैक्स की अमाउंट तो आ गई, लेकिन कहाँ से आई वो फिर कैसे शो करोगे? हर साल की सेपरेट वर्किंग। प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो सकती है। एडजस्टमेंट आप कैलकुलेटर पे तो कर लोगे सर, वर्किंग में सेपरेट वर्किंग फिर यही करना पड़ेगी। आप या तो हर साल की सेपरेट वो कैलकुलेशन करोगे, बेहतर नहीं है चार्ट पूरे में बना लो। वो शो कहाँ पे करोगे? तो वर्किंग उसके लिए फिर सेपरेट गंभीर वर्किंग हर साल की सेपरेट करोगे, तो बेहतर नहीं एक चार्ट ही प्रॉपर बना लो, उससे हर साल का टैक्स पता चल गया भाई कैसे कैलकुलेट हो रहा है, खर्चा भी पता चल गया आपने हर साल का कहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि है ही उसी साल का। क्या ख्याल है? उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें गलती के चांसेस नहीं रहे, प्रॉपर कॉलम बन गए कि साल का क्या क्या खर्चा था, पता चल रहा है हाँ ये यूँ है क्यों है, इसी तरह से। क्या ख्याल है? सो टैक्स उठाओ वहाँ से 71 नेगेटिव कहाँ पे लिखेंगे? ईयर 1 में। और नेक्स्ट 135, 176, 242 टैक्स निकल आया। उसके बाद क्या करना है? डेप्रिसिएशन को दफ़ा दूर कर दो, क्यों? नॉन कैश आइटम है। सो ऐड बैक कर दो क्या? डेप्रिसिएशन कितनी थी? 509 दे दो इसको वापस, 382, 286, 215। गेन भी 106 ऐड किया था, तब उसे क्या करो यहाँ से माइनस करके उसका इफेक्ट भी ख़त्म कर दो। क्यों? गेन को क्यों? गेन भी नॉन कैश आइटम। कैसे सर नॉन कैश आइटम? आपने सेल किया, सेल करके आपको पैसे मिले नहीं। ये गेन अगर आप अकाउंटिंग में जाओ, लेजर खोलते थे हम, ऐसा डिस्पोज होता था डिस्पोजल अकाउंट, उसमें से कैश एडजस्ट करके ये गेन निकलता था। तो ये क्या है? कैश नहीं, नॉन कैश आइटम। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओ तो वहाँ से भी हम क्या करते थे?
नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते थे कंपनी के प्रॉफिट के साथ, क्या ख्याल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये क्या है, नॉन कैश आइटम, कैश आइटम नहीं है, इसलिए इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त तो यूज़ करेंगे लाइक डेप्रिसिएशन, लेकिन बाद में इसका इफेक्ट क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। लॉस होता तो यहाँ पे एज ए नेगेटिव यूज़ होता और यहाँ पे हम क्या कर देते, ऐड कर देते। क्यों, ये कैश फ्लो नहीं है, ये FR1 में डिस्पोजल अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकलती थी, कैश सेपरेट होता था, ये सेपरेट होता था, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी FR1 में हम क्या करते थे, इसे प्रॉफिट के साथ एज ए नॉन कैश आइटम एडजस्ट करते थे। ये बात समझ आती है। बैड डेट्स एडजस्ट करते थे, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एडजस्ट करते थे, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल को एडजस्ट करते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्यों, ये कैश नहीं नॉन कैश आइटम थी। ये बात समझ आती है। अब क्या करना है, कोई नेट कैश फ्लो से पहले कोई चीज़ लिखनी है। यस सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने लिखनी है अपनी, कितनी, 2035 नेगेटिव, और कोई फिगर लिखनी है। हो 0.75 रेजिडुअल वैल्यू आपने रिकवर भी तो करनी है आखिरी साल में, कितना, 750, 0.75 मिलियन है तो आप फिगर इन 1000 लेके चल रहे हो तो क्या बनेगा, 0.75 नहीं 750,000 मीन 7,50,000। कई स्टूडेंट ये इस फिगर में भी मिस्टेक कर बैठते हैं कि फिगर लिखनी क्या है, क्या ख्याल है, 750 आनी चाहिए थी। अब कोई और वर्किंग कैपिटल तो कुछ नहीं है, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं, तो सिंपली क्या करो, नेट कैश फ्लोज की तरफ आ जाओ। नेट कैश फ्लोज मैं नहीं बता रहा, सब अपने अपने कैलकुलेट करके मुझे NPV की फिगर बताएंगे सब अपना कैलकुलेटर निकालें, हाथों पे जो जंग लगे हुए हैं वो उतारें, कैलकुलेटर को यूज़ करना सीखें, डिस्काउंट फैक्टर 12% अप्लाई करें हर नेट कैश फ्लो पे, और NPV सब निकालें अपनी अपनी, क्योंकि अगर अभी भी नहीं NPV निकली तो कभी नहीं निकलने वाली। कुछ लोग क्लास में आते हैं सिर्फ कॉपी करने के लिए। $502 NPV आ रही है, 502,000। क्या देखते हैं बाकियों की क्या आ रही है, 507 आ गई है, 502 दो शातें हो गई हैं, 502 की 3 शातें हो गई हैं, सारी 502 कह रही है। नेट कैश फ्लो मुझे बताइएगा क्या क्या थे। नेट कैश फ्लो पहला 2130 नेगेटिव, 646, 55, 70,
91111 नेक्स्ट 1458। उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर अगर हम अप्लाई करें एट द रेट ऑफ 12%, तो ये 1 होगा 646। मीन पीवी निकाल रहे हो ना, सो पीवी एट द रेट ऑफ डिस्काउंट फैक्टर 12%, 646 नेक्स्ट 55 9 500 927, ये 2130 नेगेटिव रहेगा ना। एनपीवी क्या आई 502,000, सबकी यही आ रही है, क्या ख्याल है 502,000, बस इतना आंसर देंगे। Therefore, MTL should accept the proposal of BCS as it has positive NPV of 502,000। क्या ख्याल है? ये एक लाइन लिखोगे तो 1 नंबर और मिलेगा, वरना 15 नंबर का आपने अटेम्प्ट किया। ये वर्किंग के और वेज हो सकते हैं, ठीक हो गया। मैं वो वे अडॉप्ट कर रहा हूँ जिससे एक तो चीज़ प्रॉपर्ली शो हो रही है कि कैसे फिगर कैलकुलेट हो रही है, और जिसमें एरर के चांसेस थोड़े कम होंगे। हाँ, बाकी आपके पास और वर्किंग के वेज होंगे जिसे आप फिगर निकाल सकते हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। पेपर के अंदर एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि फिगर आपने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि गेन नॉन कैश आइटम है। प्रॉफिट निकालते वक्त गेन ऑन डिस्पोजल यूज़ होता है, डेप्रिसिएशन भी यूज़ होती है, लेकिन ये क्या है, कैश नहीं, नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है, एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्या कोई कैश इसमें इन्वॉल्व था, नहीं। तो इसलिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमने यूज़ किया, लेकिन जब टैक्स निकाल लिया तो उसके बाद इसे ऐड बैक करके इसका इफेक्ट ख़त्म कर दिया। मीन हमारी नेट कैश फ्लोज के अंदर सिर्फ कैश आइटम्स आएंगी, नॉन कैश नहीं। उस तरह से गेन ऑन डिस्पोजल की एंट्री भी क्या होती है, गेन ऑन डिस्पोजल की एंट्री क्या होती है, डिस्पोजल डेबिट, गेन ऑन डिस्पोजल या पीएनएल क्रेडिट। क्या कैश इन्वॉल्व है, नहीं। तो प्रॉफिट निकालते वक्त पीएनएल का पार्ट है तो वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में क्या कर देंगे, इसका इफेक्ट ख़त्म कर देंगे ऐड बैक करके। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इसके आंसर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो देखने के बाद फिर मुझसे डिस्कस करना कोई इशू हुआ तो। इनफैक्ट आंसर को देख के आपका क्लियर हो जाएगा माइंड कि हाँ ये ठीक है बात, ठीक हो गया। उसके बाद भी अगर इशू हुआ तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। बार्गेन परचेज ऑप्शन, हाँ, कल वाले क्वेश्चन में बार्गेन परचेज ऑप्शन, पॉइंट नंबर बोलिएगा, पॉइंट नंबर बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने किया, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, बार्गेन परचेज ऑप्शन। मैंने कहा कि इसका एक आंसर मैं आपको देता हूँ, देखने के बाद भी फिर भी क्लियर ना हो तो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक हो गया।